बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हंसना मुस्कुराना सभी का ख्वाब भी होता है, सभी का शौक भी होता है, और दुआ भी हम यही कहते हैं कि सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन ये कॉन्फिडेंट स्माइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दांत खूबसूरत दिखें, क्योंकि जब आपके दांत खूबसूरत दिखते हैं तो आपकी स्माइल पुरकशिश हो जाती है। बहुत ही ये अहम और सेंसिटिव मामला है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दांतों की हिफाजत किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है? अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई मसाइल हैं तो डॉक्टर का इंतखाब कितना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है लेकिन हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। दांतों की सफाई का प्रॉपर तरीकेकार क्या है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम लोग हर रोज दिन में 2 दफा ब्रश जरूर करते हैं। ब्रश करने की प्रॉपर टाइमिंग क्या है ये भी हमें नहीं पता। तो आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और आपकी मुश्किलात को आसान करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि दांतों से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो भी हम डिस्कस करें ताकि आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन मिल सके। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। डॉक्टर इमरान ज़िया जो कि डेंटिस्ट हैं और माशाल्लाह 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज इनकी खिदमात से हम भी फायदा उठाएंगे और कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि दांतों को अच्छा दिखाने के लिए, दांतों की अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिनका हमने ख्याल रखना है? दांतों को अच्छा रखने के लिए उनका मुनासिब वक़्त और मुनासिब तरीके से ब्रश करना उनका ज़रूरी है। उनकी सफाई कैसे करनी है और किस वक्त करनी है और कब कब करनी है, ये हमें से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बावजूद इस चीज़ का शऊर नहीं है। बिकॉज वो डेंटिस्ट पर जाते तब है जब तकलीफ होती है। हालांकि अक्लमंदी का तकाजा ये है और पढ़े लिखे जो एक माशरे में होता है कि हर साल में कोई 2-1 दफ़ा या 6 माह के बाद डेंटिस्ट को वैसे दिखा देना चाहिए। अच्छा, ताकि कोई मसला हो भी तो। लेकिन हम लोग सभी लोग इसमें शामिल हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ मसला हो तो फिर हम जाएं, उसको जरूरी नहीं समझते हैं। वो जस्ट फार्मेसी से पूछ के दवाई ले लेते हैं अगर दर्द हो। वो असल में डॉक्टर साहब इशू क्या होता है कि जैसे कुछ अगर हमें स्टमक का इशू हो गया तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीपी हो गया तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम इंतजार करते हैं कि कोई दांत में भी दर्द हो तब जाए, अदरवाइज जरूरत नहीं समझते। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेहतर है कि रात को सोते वक्त ब्रश किया जाए। ठीक है, क्योंकि दिन आपने कभी चाय पी ली, पानी पी लिया, कोई और ड्रिंक पी लिया तो आपके दांत साफ हो जाते हैं। रात को जब हम खा पी के सो जाते हैं तो जो बचे कुछ असरात हैं बारीक ग्राइंडेड वो मुंह में रह जाते हैं। सही, वो हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके 2 एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। वही दांतों को भी खराब करते हैं। अच्छा, वही मसूड़ों को खराब करते हैं। अच्छा, अब नोट करें कि कभी ब्रश के बगैर, जो कि हमारे आवाम की अक्सरियत रात को ब्रश के बगैर सोती है, सुबह उठते तो उनके मुंह का अजीब सा टेस्ट हुआ होता है, मेटालिक सा, एसिडिक सा। वो क्या कि वो सारी रात जो गेम चल रही होती है बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स के बीच, ये उसी का रिजल्ट होता है। यानी जिन लोगों को स्टमक का इशू होता है अक्सर हम कहते हैं कड़वा पानी गले में आना, वो भी इससे रिलेटेड है? मे बी, नॉट नेसेसरीली, लेकिन मे बी ये है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रश करने का आपने जिक्र किया कि हम लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नहीं प्रॉपर तरीकेकार पता। क्या प्रॉपर तरीकेकार है दांतों को साफ करने का? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि सुबह उठता है और साथ ही पहला काम ब्रश करना है और बड़ी जोर से करना है कि इवन दे नियरली वॉमिट। आज ही हमने दांत साफ कर ले। बिल्कुल ऐसे ही करना है और यूं ऐसे लोग ऐसे करते हैं। दांतों की लंबाई के रुख करना है, क्योंकि अगर ये दांत हमारे में 2 दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ है तो ऊपर नीचे करने से साफ होगा ना। ब्रश शुड बी लाइक सो, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे करें साफ, नीचे के दांतों से नीचे से ऊपर करें। अब लोग कहते हैं यहाँ हम कैसे करें? यहाँ से ब्रश अंदर रखें और ब्रश के हैंडल को रोटेट करते जाएं, वो खुद ही ऊपर नीचे होता जाएगा और दांतों की सफाई होगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि आपने ये देखना है कि आपके हर मील के बीच में कितना गैप है। सही, जितना आपका मुंह बंद रहेगा उतना ही आपके मुंह में दांतों और मसूड़ों के खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, इसलिए सारे दिन में आप वाटर इनटेक भी रखें, लिक्विड इनटेक भी रखें, और बेहतर तो होगा कि हर खाने के बाद ब्रश करें। लेकिन चूंकि ऑफिस में हर वक्त ब्रश नहीं साथ रखा जा सकता, सुबह नाश्ते के बाद जब घर से निकलते हैं उससे जरूर ब्रश करें। दोपहर को जब खाना पीना कर लें उसके बाद एक कुल्ली अच्छे तरीके से कर लें, अपने रूटीन के काम करें। रात को फिर जब खाना खा लें सोने से पहले ब्रश कर लें। सही, ये तो टाइमिंग्स होगी और ब्रश करने का प्रॉपर तरीकेकार। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा ब्रश का इंतखाब अच्छा करना कितना जरूरी है और अच्छा ब्रश होता कैसा है? बिल्कुल,
इसमें कि जो स्मोकर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा निस्बतन हार्ड ब्रश यूज़ किया जाता है, बिकॉज निकोटीन की लेयर उनके ऊपर जमती है और स्मोकर आमतौर पर डेली ब्रश नहीं करते, क्योंकि जिसने हर थोड़ी देर के बाद सिगरेट पीनी है वो अपनी मेंटेन नहीं कर सकता। आम लोगों को, हम अक्सरियत को हम मीडियम ब्रश, मीडियम या रेगुलर ब्रश वो एडवाइस करते हैं, और जो ऐसे पेशेंट के मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी ब्लीड कर जाते हैं, उनको सॉफ्ट ब्रश दिया जाता है। लेकिन ये सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके मुंह की कंडीशन का आपको अंदाज़ा हो। अंदाज़ा तब होगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। आप घर बैठे तो अंदाज़ा नहीं कर सकते ना, ठीक है। एक मरीज को मर्ज का पता तब चलेगा जब वो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने मसूड़ों से ब्लीडिंग का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, इसकी असल वजह क्या होती है? इसकी एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सी वजह हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक बीमारी है जिसको स्कर्वी कहते हैं, जिसमें विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है, एक वो है, एक है मुनासिब तरीके से ब्रश ना करना और एक ब्रश ना करना। अच्छा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो बहुत दफ़ा ब्रश करते हैं जी, वो हमारे फिर भी मसूड़े खराब होते हैं। वो बहुत दफ़ा करते हैं कि रात को नहीं करते। जब 6-7 घंटे आपका मुंह बंद रहना है, कोई लिक्विड नहीं जाना, कोई अपने कुल्ली नहीं करनी, कुछ पीना नहीं है, तो जो मुंह में खुराक के ज़रात पड़े वो पड़े ही पड़े, तो वो पड़े मसूड़ों की हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जनरल सिस्टमिक डिजीजेज हैं, लाइक कार्डिक पेशेंट्स के मसूड़े ख़राब होते हैं। अच्छा। जोड़ों के पेशेंट्स के मरीज उनके ख़राब होते हैं। फिर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसमें दांतों के और मसूड़ों के बहुत से मसाइल आते हैं और मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। ये चंद वजूहात। तो डॉक्टर साहब, इसका तरीका इलाज क्या है? अब मसूड़ों से ब्लीडिंग के आपने 2-3 वजूहात बता दी हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वजह है तो हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है? ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको वो बताएंगे कि आपको क्या इशू है। इसका तरीका इलाज फिर क्या होता है? इसमें मुख्तलिफ है। अगर तो नॉन ब्रशिंग या लैक ऑफ ब्रशिंग या प्रॉपर टेक्निक से ब्रश ना करना इसकी वजह हो, हम पे उसकी डीप स्केलिंग गम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको नीचे से सफाई करते हैं, उसकी 2, 3, 4, 5 सेशंस में वो करते हैं। अगर मसूड़े बहुत ही ज़्यादा फूल रहे हैं तो फिर हम मसूड़ों की हल्की सी सर्जरी करते हैं, हल्के हल्के मसूड़े रिमूव करते हैं, ताकि वो उनकी सोजन, उनकी जो स्वेलिंग है वो कम हो और मसूड़े नॉर्मल हालत में वापस आएँ। स्कर्वी हो तो हम उसमें विटामिन सी की हम सप्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ ये कि कभी कभी ब्रश आता है तो फिर हम पेशेंट को ब्रश करने का सही तरीका और वक्त बता देते हैं। सही। सेंसिटिविटी का इशू बहुत सारे लोगों को होता है। आप चाय पी लें, गर्म लगता है, कुछ ठंडा खा लें, वो एक्स्ट्रा आपको फील होता है, तो इसकी रीजंस क्या होती हैं? अगेन इसकी बहुत सी रीजंस हैं। हमें रूटीन में बहुत सी बातें या चीज़ें आते हैं हमारी ऐसी हैं जिसका हमें पता ही नहीं कि हमारे नुकसानदेह हमारे लिए। लाइक कुछ लोग सोचते हुए काम करते हुए नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं। अब नेल एक ये बहुत सारे लोगों की आदत है, बहुत सारे लोग करते हैं। नेल बाइटिंग से खास तौर पे सामने के दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा। बात करते हुए कॉमन पेन मुंह में रख लेना या पेन का यूं चबाते रहना, इससे भी सेंसिटिव होती है। फिर कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो रात को सोते में वो दांत पीसते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं या नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं। उसमें भी दांतों की अपर वाली सरफेस है एनामल, वो घिस जाता है और सेंसिटिविटी आ जाती है। उसके अलावा किसी दांत में अगर आप अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं, आप डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं, उसमें कीड़ा लगते लगते कैविटी बन जाती है और उस कैविटी में फिर सेंसिटिविटी का इशू आ जाता है। सही। उसके अलावा पान, गुटखा, छालिया जो कि रूटीन की ग़िज़ा से हट के सख्त हैं, दांतों को उसमें ओवरलोड करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए दांत दिए, पत्थर चबाने के लिए नहीं दिए। छालिया, पान, गुटखा इज लाइक पत्थर। अब वो चबाएंगे तो डेफिनेटली वो ये जो हमारे जॉ की फोर्स है ये इंतहाई ज़्यादा होती है। ये बहुत एक फोर्स के साथ चबाते हैं। जब आप पत्थर चबाएंगे, छाले चबाएंगे, आपके दांत घिस जाएंगे, सेंसिटिविटी। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमने रीजंस ये सुनी है कि इसकी वजह से कैंसर कॉज भी हो जाता है। तो जी बिल्कुल, ये ओरल कैंसर एक बड़ा ही एक हसास टॉपिक आपने छेड़ा। ओरल कैंसर बहुत फैल रहे हैं हमारे मुल्क में। उसमें से अक्सरियत उनकी है जो कि करंटली भी पान छालियाँ खा रहे हैं या जो 10 साल पहले खा रहे थे और छोड़ दिया। अच्छा। वो भी है। और शीशा, स्मोकिंग, अल्कोहल और इस तरह की जो खाने पीने की जो बैड हैबिट्स हैं, ये ओरल कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनकी वजह भी कुछ भी नहीं है, वो बैठे बैठे हो जाते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, इससे बचा कैसे जा सकता है? अब जो लोग चेन स्मोकर हैं उनके लिए तो ये चीज़ें छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग बेसिकली एक हैबिट है, एडिक्शन नहीं है, और हैबिट को बदला जा सकता है। आप टेपर ऑफ करते करते कुछ दिनों में स्मोकिंग से जान छुड़ा सकते हैं। उसके ऑल्टरनेट्स आ गए हैं, च्युइंग गम्स हैं, फिर स्मोकिंग पैचेस मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ें जो मैंने भी जिनका जिक्र किया, इनसे परहेज़ करें तो अल्लाह बेहतर करने वाला है।
सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि दांतों की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। ये इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए, किस तरह से आपने दांतों को साफ करना है, टाइमिंग्स क्या है, प्रॉपर तरीकेकार क्या है, ये तो आपको बता दिया। अब वो चीज़ें डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि ज़रूर नाज़रीन को बता दें कि हम अपने दांतों का कम से कम ख्याल रख सकते हैं। उसमें आप कौन सी ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और किन चीज़ों से परहेज़ करें अपने दांतों को ठीक रखने के लिए। हमारी ग़िज़ा में जो सबसे बड़े हमारे दांतों के जो एनिमीज हैं, दुश्मन है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, नशास्ता। ऑल्दो के जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ये चाहिए हमें, आलू, चावल, रोटी, वट एवर जो कुछ भी है, लेकिन इनको खाने के बाद दांत जरूर साफ कर लेने चाहिए। ठीक है, राइस हमारे मुल्क में बहुत है। डाइटरी हैबिट्स में बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाएं, फाइबर डाइट ज़्यादा खाएं, ताकि फाइबर जो होते हैं वो दांतों में फंसते नहीं है, क्योंकि दांतों में बहुत बारीक चीज़ें फंसती हैं। और मीठा एक लिमिट तक यूज़ करें। ज़्यादा मीठा खाना भी मतलब एक तो उससे शुगर भी हो सकती है और दांत भी ख़राब हो सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल लाइक टू से कि ब्रश कर लिया करें, हर खाने के बाद ब्रश कर लें तो आपके दांत बच सकते हैं। और जो हैबिट्स हैं आपकी, नेल बाइटिंग है, नाइट ग्राइंडिंग है, आपके जो एक्सटर्नल को फॉरन बॉडी मुंह में रख के काम करना, पेन वगैरह वो कर लें, वो छोड़ दें, और रात को ब्रश कर लें। और हर 6 माह के बाद डॉक्टर के पास आना, अपनी एक सेकंड नेचर बना लें कि आपने जाना है, आप रिमाइंडर्स लगा लें। डॉक्टर साहब एक और चीज़, दांतों में कीड़ा लगना बहुत सारे लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये इशू होता है, इसकी वजह क्या है और कैसे हमने इससे बचना है? अगेन इसकी वजह है कि जब रिटेन्ड पार्टिकल जो खुराक में रह जाती है उसी से दांत गलते हैं। और ये कोई वो हम बच्चों को अक्सर देखते हैं ना, माएं मना करी होती है कि मीठा कुछ नहीं खाना, ये मीठा खाने से ज्यादा दांतों में कीड़ा लग जाता है। रोके ना, खाने दें, लेकिन साफ करवा दें उसके बाद से। ठीक है। वो जब बड़े बड़े वहाँ पे दांत गल जाते हैं, अच्छे टांगों वाला कीड़ा नहीं होता, ये दांतों के गलने के प्रोसेस को हम कीड़ा कहते हैं। तो अगर वो आप मुनासिब वक्त पे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो कीड़ा बढ़ता जाएगा, कैविटी की शक्ल लेगा, कैविटी में दांत गलेगा, एनामल डिके हो जाएगा, नीचे डेंटिन आ जाएगी, डेंटिन सेंसिटिव होती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। सही, उसकी मुनासिब वक्त पे फिलिंग करवा लेनी, मुनासिब वक्त पे इसकी फिलिंग हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ब्रेसेस का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस पे फिर आपको एक्स्ट्रा अपने दांतों की केयर करनी पड़ती है, वो क्या है वो भी बता दीजिएगा। ब्रेसेस ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम दांत, बच्चों के टेढ़े मेढ़े आगे पीछे दांतों को सीधा करते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें सफाई, मुंह की जो हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तो आपने हर 15 दिन के बाद या महीने में एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना तो होता है, तो उसमें डेंटिस्ट कर देता है साफ। अब इसका एक और ऑल्टरनेट कुछ सालों से आ गया, वो है डेंटल अलाइनर्स, इनविजिबल अलाइनर्स इन प्लेस ऑफ ब्रेसेस। ब्रेसेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और जो अलाइनर्स हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अलाइनर्स में एक तो वो नज़र नहीं आते, दूसरे उनके साथ दांत, मुंह की सफाई रखना बहुत आसान है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पे अलाइनर्स नहीं काम करते, हमें ब्रेसेस ही लगानी पड़ती है। तो बस ये ब्रेसेस के पेशेंट्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो रेगुलरली महीने में 1-2 दफ़ा जब डॉक्टर के पास जाते हैं ब्रेसेस को टाइटनिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए, तो उनके गम्स को भी डॉक्टर खुद ही देख लेते हैं फिर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है और वो चाहते हैं, तो क्या उन लोगों को आप रिकमेंड करते हैं कि उनको ब्रेसेस लगवाने चाहिए? इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप फिर भी लगवा रहे हैं? हम उनको समझा देते हैं, एडवाइस कर देते हैं, लेकिन उनका फिर भी पैसे खर्च करके दिल कर रहा हो तो हम ऐसे लामती तौर पे लगा देते हैं। ये नॉन प्रोफेशनल रवैया हम करते नहीं है, लेकिन किसी की ज़्यादा बहुत ख्वाहिश हो तो हम समझा देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हो तो हम ज़रूर लगा लें। सही। और इसका दौरानिया क्या होता है, ये इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट ब्रेसेस लगवाना चाह रहा है तो कितने टाइम के लिए लगाते हैं, किस तरह से ये सारा प्रोसेस? ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे और सिविरिटी ऑफ कंडीशन कि किस शिद्दत के दांत खराब हैं। अगर बहुत ज्यादा टेढ़े मेरे हैं तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। सही। और अगर नॉर्मल से हैं तो 1.5-1 साल, अगर बहुत थोड़े हैं तो साल के अंदर, लेकिन साल से कम नहीं लगता आमतौर पर। 1 साल पर्सन टू पर्सन भी समटाइम्स, पर्सन टू पर्सन एंड कंडीशन टू कंडीशन। दांतों की एक जैसी सीरीज ना होना ये भी बहुत सारे लोगों का मसला है, तो इसका तरीका इलाज क्या है? आसानी से ही करा सकते हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, अब तो हर चीज़ इतनी आसान और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसमें कुछ नामुमकिन नहीं रहा, एक्सेप्ट के दांत नहीं ना होते दांत। हाँ जी, वो भी ये भी उसी ब्रेसेस की कैटेगरी में आ जाता है पेशेंट। हम ब्रेसेस या लाइनर्स के थ्रू इसको सीधा कर देते हैं उनके दांतों की। सही। दूसरी एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, ये दांतों का इलाज जब भी हम बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, तो सबसे पहले लोगों का एक ही गिला होता है कि ये बहुत महंगा इलाज है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल वो यहाँ बनते हैं सियालकोट में, बाकी हर चीज़ फिलिंग मटेरियल से लेके ब्रेसेस, अलाइनर्स, जो कुछ भी है वो सारा कुछ इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट होता है तो हमारे जो डेंटल डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेंडर्स हैं वो ड्यूटी पे करते हैं, वो फिर हमसे भी वो उसका हम आगे से मरीज से वैसे महंगा चार्ज करते हैं। अगर चीज़ें लोकल बनना शुरू हो जाएँ
तो इलाज हमारा कोई 50% से भी कम सस्ता हो सकता है। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नीम हकीम के पास भी चले जाते हैं और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। कोई मैसेज इस हवाले से आप नाजरीन को देना चाहें? हुकूमत ने इस बारे में बड़े अच्छे इक़दाम उठाए। एक हमारा इदारा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो कि नॉन डॉक्टर्स के क्लिनिक्स को पकड़ के उनको सील कर रहे हैं। अब बहुत से कहीं नहीं है वैसा तकरीबन रह गया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कार्रवाइयों के बाद कोई नॉन डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हो। अब रही बात कि कॉम्पिटेंट कौन है, ये आप अपने रिव्यूज़ ले सकते हैं दोस्तों से, जो है बहुत जो थोड़े से पेशेंट एजेड हैं कि आप सारी उम्र आपने करवाया, कौन सा डॉक्टर बेहतर है। इंटरनेट से आप गूगल पे रेटिंग देख सकते हैं डॉक्टर की, उसके बाद आप डॉक्टर को। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर का इंतखाब देखभाल के करें, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।